Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid Sow, chemistry lecturer in higher education department. Students, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 4 न्यूक्लियर केमिस्ट्री. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, इफेक्टिव डिस्कशन होगी, तो साथ साथ सुनते जाएं और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव का वर्ड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो रेडियो एक्टिव का वर्ड जो है वो मैरी क्यूरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इसने उस वक्त इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जब इसने यूरेनियम के ओर में से पोलोनियम और रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया था, तो तब इसने वर्ड रेडियो एक्टिव इंट्रोड्यूस करवाया. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, तो वो हेनरी बेक्वेरेल ने इसको डिस्कवर किया था, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को. और अगर आपसे कहा जाए कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को आई क्यूरी ने डिस्कवर किया था और एफ जॉयलेट था, उसने डिस्कवर किया था. इसी तरह जो गैमा रेडिएशंस हैं, जो अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस हैं, इनको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था और विलर्ड ने गैमा रेडिएशन को डिस्कवर किया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रेडियो एक्टिविटी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. किस फैक्टर से रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना इफेक्ट होता है? देखें, टेम्परेचर पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना जो है वो डिफरेंट फैक्टर से जो है ना वो अफेक्टेड होता है. लाइक पैकिंग फ्रैक्शन है, इससे भी इफेक्ट होता है. और इसके अलावा मैंने आपको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो का बताया. फिर स्टेबिलिटी बेल्ट है, और इसके अलावा जो ऑड इवन रूल है वो है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. तो डिफरेंट फैक्टर्स मैंने अपने नोट्स के अंदर डिटेल के साथ आपको शेयर किए हैं. तो वो फैक्टर्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी जिन पे डिपेंड करती है. तो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है? अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है आइसोटोपिक मैस. इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. आइसोटोपिक मैस मैनिस, आइसोटोपिक मैस मैनिस, मैस नंबर डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन्स, जिसको मैस नंबर भी आप कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁴. तो ये सिंपल फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का. वो कहते हैं कि जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है, एफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, जितनी इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, न्यूक्लियस जो है वो उतना ज़्यादा क्या होगा? अनस्टेबल होगा. क्या होगा? अनस्टेबल होगा. तो ये याद रख लें कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो है ना पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वो नेगेटिव होनी चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. ओनली सिंगल एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो है फ्रांचियम. क्या है? फ्रांचियम. नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन से मॉडरेटर आप यूज़ कर सकते हैं? क्या टेट्राइथाइल लेड यूज़ करते हैं? नो. ऑर्डिनरी वाटर, जिसको सिंपल वाटर हम कहते हैं, कॉमन वाटर, तो ये भी हम यूज़ नहीं करते जनरली. कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हम यूज़ नहीं करते. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं D2O, हैवी वाटर जिसको कहा जाता है. ये क्या करता है? एज अ मॉडरेटर यूज़ करता है. ठीक है. और मॉडरेटर का जो काम होता है वो बेसिकली टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना होता है. और इसमें आप जो है ना वो और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रेफाइट का रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बेरिलियम का रॉड भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये भी क्या एक्ट एज अ मॉडरेटर एक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 16. देखें स्टूडेंट, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो देखें ये रटर सिस्टम वाला क्वेश्चन भी नहीं है. देखें, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को. हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है सिंपल. बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये एक सिंपल फार्मूला है. अगर आप मैस डिफेक्ट आप फाइंड आउट कर लें तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए, मैस डिफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मैस में से, न्यूक्लियन के मैस में से न्यूक्लियस के मैस को अगर आप माइनस कर लेते हैं तो वो मास डिफेक्ट आ जाता है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़, मैस की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए AMU में. तो उसका सिंपल है कि देखिए, जो मैस ऑफ प्रोटॉन होता है AMU में, इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ये होती है 1.0073. इस तरह न्यूट्रॉन की होती है 1.0087 AMU में वैल्यूज़ हैं. इसी तरह इलेक्ट्रॉन की हैं 0.0055, ये वैल्यू रहती है AMU में. अब देखें कि ऑक्सीजन जो 16 है, इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, यानी कि 8 प्रोटॉन है. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 8 मल्टीप्लाई, एक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 1.00773. ये वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह 8 न्यूट्रॉन है तो 8 मल्टीप्लाई न्यूट्रॉन की वैल्यू है 1.0087. ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे. इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा मैस ऑफ न्यूक्लियन. इस तरह मैस ऑफ न्यूक्लियस जो है ऑक्सीजन 16 का वो होता है ऑलमोस्ट 15.99 AMU इसकी वैल्यू होती है. तो इसका जो टोटल डेल एम की वैल्यू आ जाती है जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाती है 0.138 AMU. क्या जाती है? AMU. तो इसको सिंपल फार्मूला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले मैस डिफेक्ट को. बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट आ गया 0.138
मल्टीप्लाई 931, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5 डेज। इसका 25 डेज इसका हाफ लाइफ पीरियड है एंड हाउ मच ऑफ इट विल बी दी लेफ्ट अमाउंट कितनी रह जाएगी आफ्टर 150 डेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 150 को 25 पे डिवाइड करें तो इसका ऑलमोस्ट आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 6। इसका मतलब जो इसके नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं वो 6 हैं। तो अब इसका फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n एंड दिस इज दी ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा तो ये हमें फाइंड आउट करना है। 1/2 की पावर n है 6, तो ये बच जाएगा ओरिजिनल कंसंट्रेशन का 1/64। सिंपल कैलकुलेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन है एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम 40 इज। आइसोबार क्या होता है? देखें, अगर हम डिफाइन करें तो आइसोबार वो होता है जिसका मैस नंबर क्या होता है, जिसका मैस नंबर सेम होगा और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अपोजिट है आइसोटोप के। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस केस में जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस केस में जो वाई आइसोटोप है, अननोन आइसोटोप है, तो इसका 40 एटॉमिक मैस है, इसका भी 40 एटॉमिक मैस है, बिल्कुल सेम है। इसका 18 एटॉमिक नंबर है, इसका 20 एटॉमिक नंबर है। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार। इसी तरह आइसोटोप बहुत सिंपल टर्म है। और आइसोटोन्स होता है तो उसका जो आइसोटोन्स होते हैं वो होते हैं जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो बट मैस नंबर इज डिफरेंट। उसका मैस नंबर डिफरेंट होता है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो मोर स्टेबल है? तो यहाँ हम यूज़ करते हैं मैजिक नंबर, आप यूज़ कर सकते हैं। मैजिक नंबर का आपके साथ मैंने शेयर किया है कि देखें स्टूडेंट्स, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या हों, 2 हों, और इसके अलावा 2 हों, 8 हों, 20 हों, 50 हों या 82 हों, ये वो नंबर्स हैं जिनको उन्होंने मैजिक नंबर का उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 2 थे, 8 थे, 20 थे, 50 थे या 82 थे। तो उन्होंने कहा कि दीज फॉर दी मोर स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा क्या थे, ये स्टेबल न्यूक्लियाई थे। तो फिर उन्होंने इस नंबर को क्या नाम दे दिया, उन्होंने मैजिक नंबर का नाम दे दिया। तो सिंपल आपने देख लेना है, अगर किसी में प्रोटॉन भी इसी नंबर में आ रहे हों और इसी तरह इनका न्यूट्रॉन भी इसी नंबर में आ रहा हो तो उनको कहा जाता है डबली मैजिक नंबर, उनको कहा जाता है और वो और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इस केस में देखें तो ऑक्सीजन 16 के केस में इसके प्रोटॉन भी 8 हैं और इसके न्यूट्रॉन भी क्या हैं, 8 हैं। तो ये दोनों जो 8 नंबर हैं, प्रोटॉन और 8, ये मैजिक नंबर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये मोर स्टेबल न्यूक्लिया है। जबकि बेरिलियम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 प्रोटॉन है और 5 जो है न्यूट्रॉन है, तो ये लेस स्टेबल है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें, 7 प्रोटॉन है और 7 जो है इसके न्यूट्रॉन है, तो ये भी क्या है, ये मैजिक नंबर में नहीं आता। इसका ऑर्गन भी जो है ये भी मैजिक नंबर को फुल फॉलो नहीं करता, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो यहाँ मैजिक नंबर का जो खुलिया है वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, लिथियम गिवन है, कॉपर गिवन है, यूरेनियम गिवन है और कार्बन गिवन है और इनकी बाइंडिंग एनर्जीज रिस्पेक्टिवली गिवन है। विच वन इज द मोर स्टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको इस तरह भी कैलकुलेट किया होगा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर होगी वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये जो रूल है, दिस इज द अनऑथेंटिक रूल, ये करेक्ट रूल नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आपने बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है तो आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है। इवन के जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है ये भी डिसाइड करती है, नो डाउट, लेकिन ये 100% आपको डिसीजन नहीं देगी। इसी तरह आपको ऑड और इवन रूल मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये भी आपको 100% स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देगा। इस तरह और भी जितने कंसेप्ट है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर विच डिसाइड दी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ हम वो यूज़ करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज गिवन है आपने उनको न्यूक्लियाई पे क्या करते जाना है, इनको इसकी बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड करते जाना है, न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड करते जाना है, न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड करते जाना है, न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड करते जाना है। तो जब आप इसको न्यूक्लियॉन को डिवाइड करें तो आप देखेंगे, आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है, तो कॉपर की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो किसकी आती है, कॉपर की आती है, जो कि 8.71 इसका आंसर आएगा। इसी तरह यूरेनियम की आती है, वो आती है 7.5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू आती है। इस तरह लिथियम की अगर हम बात करें तो ये आपने कैलकुलेट करना है 5.51 इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू आती है। इस तरह कार्बन की बात करें तो ये आती है 7.58। अगर आप इसको ऑर्डर में डिसाइड करें अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो आपके पास होता है कॉपर, और कॉपर के बाद फिर क्या होगा, कॉपर के बाद ये कार्बन होगा, फिर जो है वो यूरेनियम होगा और देन जाके एट द एंड वो लिथियम होगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, न्यूक्लियाई अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत सी बुक्स स्टेबिलिटी बेल्ट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करती हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। व्हाट इज मीट बाय स्टेबिलिटी बेल्ट। तो बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि उन्होंने कहा कि एक स्टेबिलिटी बेल्ट क्रिएट कर लेते हैं कि वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस तरह एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इस तरह की एक लाइन आती है। तो इसको उन्होंने कहा कि दिस इज द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो दैट इज इक्वल टू 1। ये जो आपके पास लाइन है जिसको मैं शो कर रहा हूँ ये है
स्टेबिलिटी बेल्ट बेसिकली, और इसकी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो 1 है, और वो कहते हैं जब 1 है तो ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। क्या है? तो न्यूक्लियाई इस कंडीशन में स्टेबल होते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियाई जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 है, या आपको कुछ बुक्स आपको ये भी क्रिएट करेंगी कि वो कहेंगे कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1.5 हो, ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखें, जब इस बेल्ट से ऊपर न्यूक्लियाई होंगे तो उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन क्या होगी? 1 होगी। जब इस बेल्ट से नीचे होंगे न्यूक्लियाई तो उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन क्या होगी? 1 होगी। ये भी अनस्टेबल है, ये कंडीशन भी अनस्टेबल है, और जिस तरह ये कंडीशन भी क्या है? ये कंडीशन भी अनस्टेबल है। तो जो स्टेबल कंडीशन है वो ये वाली है कि वो न्यूक्लियाई जो इस बेल्ट में आएंगे उनकी वैल्यू 1 होगी और वो मोस्ट स्टेबल होंगे। तो अगर आप इसको स्टेबल बनाना चाहते हैं तो सिंपली बात है, आप इस न्यूट्रॉन की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो स्टेबल बन जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप इसको स्टेबल बनाना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर दें तो ये बेल्ट में आ जाएंगे और ये स्टेबल बन जाएंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो न्यूक्लियाई अबाउट द स्टेबिलिटी बेल्ट्स आर रिचर इन न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ देखें तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी बेल्ट से अबव है। उम्मीद है आप लोग इसको पॉइंट को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कॉमनली यूज फिशन एबल मटेरियल इन दी एटम बम। एटम बम में जो कॉमनली यूज फिशन एबल मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होता है? वो यूज़ करते हैं यूरेनियम 235। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट भी हो चुके हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें यूरेनियम 238 को हम क्यों यूज़ नहीं करते? उसकी रीज़न यही है कि देखें यूरेनियम 238 दिस इज दी स्टेबल न्यूक्लियाई। इसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है अगर आप चेक करें तो ऑलमोस्ट 97 के अराउंड अबाउट आती है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो इसकी फिशन क्रिएट करने के लिए यूरेनियम 238 को फिशनेबल बनाने के लिए तो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वेरी वेरी एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। क्या? ऐसे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट आप करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके रिजल्ट में जो हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, यूरेनियम 238 पे फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो स्लो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये फिशन क्रिएट नहीं करते, ये जो है वो यानी कि आप कह लें कि ये फिशन क्रिएट नहीं करते, बहुत स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसको, और दूसरी रीज़न इसकी ये भी है कि स्लो न्यूट्रॉन को स्पीड अप करना वो क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। स्लो न्यूट्रॉन्स को स्पीड अप करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि जो यूरेनियम 235 है ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस होती है वो ऑलमोस्ट 2 to 3% होती है, और इस केस में इससे भी कम होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें जो न्यूट्रॉन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, और ये जो फास्ट होते हैं, अब इनको फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना ईजी है। आप कोई हर्डल लगा दें, जिस तरह मॉडरेटर है, आप बेरिलियम का रॉड यूज़ कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्रिप्टॉन का रॉड यूज़ कर लें तो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो कर देंगे, और फिर आप दोबारा बम्बार्डमेंट करेंगे तो इस तरह फिशन जो है वो कैरी आउट हो जाएगा। तो ये रीज़न है जो हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 का, और नोट्स में भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द एलिमेंट यूज फॉर डेटिंग ऑफ रॉक्स एंड एंशिएंट रिमेन्स। तो इसके लिए यूज़ करते हैं कार्बन 14 यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एन एलिमेंट एक्स लूजेज 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स। एक एलिमेंट एक्स है जो लूज करता है 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, और इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस, कितनी सक्सेसिव स्टेजेस में 2 टाइम ये क्या करता है? ये सेम प्रोसेस रिपीट करता है। देखें एक्स एलिमेंट है, इसको लेट कर देते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है, ऐसे आपको क्लियर करवाने के लिए मैं कहता हूँ कि इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 6 था, ऐसे लेट कर लिया। जब इसमें से 1 अल्फा पार्टिकल निकला तो आपको पता है जब एक अल्फा पार्टिकल इसमें से इमिट होता है तो आपका 4 एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। क्या होता है? 4 एटॉमिक मास जो है वो इसका क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा, तो इसका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसमें से इस तरह 2 अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या कर जाते हैं? इसमें लेस हो जाते हैं। तो 6 में से अल्फा पार्टिकल निकला तो कितने बच गए? 4 बच गए। इस तरह जब 2 बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उसमें जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होती है? जितने बीटा पार्टिकल्स आप इमिट करते जाएंगे, तो इस तरह जब 2 बीटा पार्टिकल इमिट होंगे तो 2 और ऐड हो जाएगा, इस तरह दोबारा 6 हो गया। इसी तरह आप दूसरी सक्सेसिव करेंगे 1 अल्फा 2 बीटा, तो याद रखिएगा अल्फा की इमिशन से 2 जो प्रोटॉन नंबर होता है वो ऐड होता है, और 2 बीटा की इमिशन से वही 2 प्रोटॉन नंबर उसमें क्या होता है? ऐड करना होता है, तो वो सेम हो जाते हैं। इसी तरह आप जितनी मर्जी सक्सेसिव स्टेजेस कर लें, अगर 1 अल्फा या 2 बीटा पार्टिकल है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इट मीन जब एटॉमिक नंबर सेम रहता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 ही रहता है, तो इट मीन वो क्या होंगे? वो आइसोटोप्स होंगे, वो एक्स का क्या होगा? आइसोटोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अननोन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ पीरियड है T1/2 है, वो है 18,960 है, ठीक है, कितने मंथ में है ये। और इसी तरह वो कहते हैं इट रिमेन्स 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन,
तो ये 1/16 उसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहता है, तो वो कहता है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि टाइम उसने फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा। देखें हमारा जो आंसर है वो ईयर्स में है, ईयर्स में है, ठीक है। हम इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 12 के ऊपर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1530 ईयर्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमें फार्मूला आपको मैंने बताया था कि n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। तो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो कंडीशन गिवन है, तो 1/16 की जो हाफ लाइफ बनती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बनती है, तो वो क्या बनती है 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई इसकी हाफ लाइफ गिवन है 1530, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आपको आएगा 6320 ईयर्स, इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप जो है ना वो देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे इन द रिमेनिंग एटम्स आफ्टर द इमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल्स। तो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर यूरेनियम 235 है, जब आप इसमें से, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, जब आप इसमें से 2 बीटा पार्टिकल इमिट करेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 का इजाफा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट यूरेनियम है वो 235 और ये हो जाएगा 94। जब 94 हुआ तो इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में जो न्यूट्रॉन्स है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 16, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। तो देखिए पेनिट्रेटिंग पावर जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। किसके ऊपर, स्पीड या वेलोसिटी पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो गामा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा होती है, देन बीटा की होती है, और सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, अल्फा पार्टिकल्स की होती है। तो इट मीन्स इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा की और सबसे कम अल्फा की होगी। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, अल्फा की सबसे कम, फिर बीटा की और सबसे ज़्यादा गामा की। इसी तरह अगर यहाँ आया था आयोनाइजेशन पावर जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ आयोनाइजेशन पावर का पूछा जाता, क्योंकि आयोनाइजेशन चार्ज पे डिपेंड करती है, फिर आपने चार्ज का इफेक्ट देखना था, तो आपके पास देखा जाए तो चार्ज का जो सबसे इफेक्ट होता है वो अल्फा पार्टिकल के पास होता है, क्योंकि दिस इज द हीलियम न्यूक्लियर 4/2 2 चार्ज है इसके पास, ठीक है। और इसी तरह फिर बीटा है जिस पर माइनस 1 है, और गामा के पास तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है। तो फिर अगर हम आयोनाइजेशन के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर बनेगा अल्फा इज द ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं वो कोबाल्ट 60 हम इसको यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60। इस तरह सोडियम जो 24 होता है ये यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्लड क्लॉट्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आयोडीन जो 131 होता है इसको हम गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। और कार्बन 4 का आपको अंदाज़ा ही है कि इसको हम डेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा डेड रिमेन्स की एज डिटरमाइन करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखें न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू द फिशन। हाँ, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और स्पार्क देना पड़ेगा, एक किस्म का स्टार्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है ये फ्यूजन रिएक्शन। तो इसके लिए ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो ग्रेटर देन 10 रेज की पावर 6 केल्विन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड दी फ्यूजन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इसके लिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो हम लिंकर यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई यूज़ करते हैं। कौन से, ड्यूट्रियम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूट्रियम, और क्या यूज़ करते हैं, ट्रीटियम हम यूज़ करते हैं। दीज आर द लिंकर्स टू प्रोसीड दी फ्यूजन रिएक्शन। जबकि फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर फ्यूजन के लिंकर्स ऑफ फिशन रिएक्शंस आर न्यूट्रॉन। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। एटम बम जो है ना ये न्यूक्लियर फिशन पे हम इसको वर्ड करता है, ये न्यूक्लियर फिशन पे की प्रिंसिपल पे ये फॉलो करता है, और इसके लिए इसको फिशन बम भी कहा जाता है अगर हम बात करें। और इसमें स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग होती है। जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर आपको हाइड्रोजन बम को कहा जाता है तो हाइड्रोजन बम जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फ्यूजन रिएक्शन पे काम करता है। किस रिएक्शन पे काम करता है, फ्यूजन रिएक्शन पे काम करता है। और इसको थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, नोट कर लें, थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, या फ्यूजन बम भी इसको कहते हैं। तो ये ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो है उसकी बम्बार्डमेंट से, यानी कि उसकी फ्यूजन से जो है ना वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो डायाफर। वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो डायाफर को अगर हम डिफाइन कर लें तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसको कहा जाता है आइसोटोपिक एक्सेस मैस। ये नोट्स में भी मेरे गिवन है, ये डिटेल गिवन है। इसको कहा जाता है आइसोटोपिक एक्सेस मैस। आइसोटोपिक एक्सेस मैस किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को आप निकाल लें तो ये जो है आइसोटोपिक एक्सेस मैस होता है। तो वो दो आइसोटोप जिनकी न्यूट्रॉन
तो प्रोटॉन जो है वो जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, उसको एसो डायफर कहेंगे। आप इस केस में देखें सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो कार्बन को देखें तो इसके 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो वैल्यू आ जाती है 2। इसी तरह इस केस में देखें न्यूट्रॉन जो हैं ये इसके 13 है और 11 प्रोटॉन है, तो इसकी वैल्यू भी 2। तो 2 एसोटोपिक एक्सेस मैस है, इन दो को कहा जाता है एसो डायफर। तो बाकी ऑप्शन आप कन्फर्म कर लीजिएगा। 21 कन्वर्जन ऑफ लिथियम इनटू बोरॉन विद दी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जाए। वो कहता है लिथियम 7 है, 3 है, आप इसके ऊपर जो है ना वो हीलियम न्यूक्लियर की बम्बार्डमेंट करें, अल्फा पार्टिकल है। इसके रिजल्ट में अगर आप देखें तो हमें मिलता है बोरॉन 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके पास गैमा रेडिएशन की इमिशन पॉसिबल है 0 आप कह लें, ठीक है, ना इसका मैस है ना ही चार्ज है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 22 हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 2 hours। जो हमारे पास हाफ लाइफ है T1/2 वो 2 hours है। इनिशियल मैस ऑफ आइसोटोप 80 ग्राम है और ऑन डिके हमने फाइंड आउट करना है और 8 hours इसके पास हमारे पास क्या है, टाइम है। तो इसका सिंपल फार्मूला है T दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ टाइम। तो हाफ टाइम भी गिवन है, टोटल टाइम भी गिवन है, नंबर हाफ लाइफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम है आपके पास 8 hours और n दैट इज इक्वल टू हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 2। तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो अब अनडिकेड जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि n दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, n नॉट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन है हमारी n नॉट वो है 80 ग्राम। तो 1/2 ये बन जाएगा 1/16 बन जाएगा, मल्टीप्लाई जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो 80 ग्राम थी, तो 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 5 डिवाइड करें तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 5 ग्राम आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इन रेडियो एक्टिव सैंपल द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिक्रीजेस फ्रॉम 200 to 50। यानी कि जो इनिशियल न्यूक्लियाई थे n नॉट वो 200 हैं और जो रिमेनिंग है वो कितने हैं, वो 50 हैं। टाइम हमारे पास कितना है 16 डेज है, कितना है 16 डेज है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिए उसने पूछा कि व्हाट विल बी द डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर के केस में उसका सिंपल फार्मूला होता है T दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाफ लाइफ सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, हाफ लाइफ किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसका भी सिंपल मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि T दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई T हाफ टाइम। अब हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम तो गिवन है लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ फिर कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को क्या फार्मूला है वो भी सिंपल है, उसको भी मैंने आपको बार बार मैंने न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला क्या है कि देखें 200 में से 50 क्या है, 50 को 200 पे डिवाइड करें तो इसका फाइनल आंसर जाता है 4। क्या जाता है, इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 को किस तरह लिख सकते हैं 1 2 की पावर 2। तो इसकी जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं वो 2 हैं। तो इट मीन्स आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें T दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और हाफ लाइफ टाइम था हमारे पास 16 डेज और T हाफ लाइफ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T 1/2 आ जाएगा 8, हाफ लाइफ कितनी निकल आई 8। अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड करके। जो हमारे पास डिके कांस्टेंट है 0.693 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट इसको 2 आवर्स इसका आंसर आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये फिशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल होते हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि फिशन रिएक्शंस में 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है और एक अनकंट्रोल्ड होता है। तो अगर हम बात करें एटम बॉम्ब की तो वो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन की एग्जांपल है और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो हैं अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस की कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन की ये एग्जांपल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो 25 की जो बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, देखें ये जो है ये बीटा पार्टिकल्स की है जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस तरह दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी सिंबल ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रही होती हैं, जस्ट ओनली डिफरेंस ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मैनेजमेंट चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे +1 होता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 इफ 5 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस उसकी हाफ लाइफ 14 आवर्स है। वो कहते हैं अगर इसकी जो अमाउंट है वो 10 ग्राम कर दी जाए तो क्या हाफ लाइफ होगी। यहाँ देखें इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही आप इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट किया करें। तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ किया करें। देखें फर्स्ट ऑर्डर डिके जो रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उसकी जो हाफ लाइफ होती है T1/2 वो होती है 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो उसकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे आप देखें तो डिपेंड ही नहीं करती, कंसंट्रेशन पे डज नॉट डिपेंड। तो आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, हाफ लाइफ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जितने भी डिके रिएक्शंस होंगे। सो उसकी हाफ लाइफ उतनी की उतनी रहेगी। सो करेक्ट क्वेश्चन इज ए। यहाँ एक ट्रिक हमने यूज़ किया है। 27
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं, क्यूरी है, बेक्यूरल है, रदरफोर्ड है, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट है वो है बेक्यूरल है, नोट कर लें, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज द बेक्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, न्यूक्लियर एनर्जी इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ, न्यूक्लियर एनर्जी में मैस इनटू एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्या होती है, डेल E दैट इज इक्वल टू EMC स्क्वायर, MC स्क्वायर, डेल M मैस डिफेक्ट होता है, तो इसमें एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वो सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट नहीं होती जिनके पास कोई ना चार्ज होता है ना ही मैस होता है। तो आप देखें ड्यूट्रॉन के पास भी ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियर 2 1 है, पॉजिट्रॉन की अगर आप पास देखें तो पॉजिट्रॉन के केस में भी इसका चार्ज मौजूद है, और इसी तरह प्रोटॉन जो है इसके पास भी चार्ज और मैस मौजूद है। तो फोटोन जो होते हैं, जिस तरह गैमा रेडिएशन फोटोन में आ जाती हैं, तो ना ही चार्ज है ना ही मैस है, तो सो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट। इसकी जो डिफ्लेक्शन की मेन कंडीशन है वो है चार्ज, क्या है, चार्ज। जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा वो डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। तो फोटॉन्स दीज आर दी चार्जलेस पार्टिकल, सो दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पॉजिट्रॉन हैज द सेम वेट एज दैट ऑफ अ, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ इसका मैस रिजेंबल करता है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 + 1। इसका जो चार्ज होता है, जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज इसका डिफरेंट होता है, +1 होता है। ये थी जी आज की डिस्कशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो उसके साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टेस्ट नंबर 5 होगा इंशाल्लाह, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छी तैयारी करिए, अल्लाह हाफिज़।